21 जुलाई 2024 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति ने घोषणा की कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2024 के चुनावों में उम्मीदवार नहीं होंगे। लेकिन उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं चाहिए था। ऐसा क्या हुआ? यह उत्तर देने से पहले हम देखेंगे कि बिडेन वास्तव में एक राजनीतिज्ञ है, जिन्होंने अमेरिकी प्रशासन में अपने अनुभव और कार्यनीति को गढ़ा है। जोसेफ रॉबिनेट बिडेन जूनियर, जिन्हें आमतौर पर जो बिडेन के नाम से जाना जाता है, का जन्म 20 नवंबर 1942 को स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। वे एक कामकाजी वर्ग के कैथोलिक परिवार में 4 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके माता-पिता, जोसेफ रॉबिनेट बिडेन सीनियर और कैथरीन यूजेनिया फिनेगन बिडेन ने उन्हें कड़ी मेहनत, लचीलापन और दृढ़ता के मूल्यों से परिचित कराया, जो बाद में उनके चरित्र और राजनीतिक करियर के परिभाषित लक्षण बन गए। बिडेन के शुरुआती वर्षों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग की आर्थिक कठिनाइयां थीं। उनके पिता नौकरी छूटने और वित्तीय अस्थिरता से जुआ रहे थे, जिसने युवा जो को गहराई से प्रभावित किया। बिडेन परिवार स्क्रैंटन में तब तक रहा जब तक जो 10 साल का नहीं हो गया। इन चुनौतियों के बावजूद जो का बचपन खुशहाल रहा, अपने विस्तारित परिवार, विशेष रूप से अपने नाना नानी के प्यार और समर्थन से घिरा रहा, जिनके साथ उन्होंने बहुत समय बिताया। स्क्रैंटन एक ब्लू कॉलर शहर था, और जो के वहाँ के अनुभवों ने उन्हें कामकाजी वर्ग के अमेरिकियों के संघर्षों और आकांक्षाओं से अवगत कराया। उनके पिता को अंततः पुरानी कारों के विक्रेता के रूप में स्थिर काम मिल गया, और परिवार की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। जो के जीवन की इस अवधि ने उन्हें लचीलापन और कड़ी मेहनत की गरिमा के बारे में सिखाया, जो सबक उनके पूरे जीवन में गूंजते रहे। 1953 में बिडेन परिवार बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में क्लेमोंट, डेलावेयर चला गया। यह कदम युवा जो के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव था, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को ढाल लिया। डेलावेयर उनका आजीवन घर और उनके भविष्य के राजनीतिक करियर का आधार बन गया। जो ने क्लेमोंट में एक प्रतिष्ठित कैथोलिक प्रेप स्कूल, आर्कमेरे अकादमी में भाग लिया। आर्कमेरे में वह अपने दृढ़ संकल्प और नेतृत्व कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने शिक्षाविदों और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, विशेष रूप से फुटबॉल में, जहां उन्होंने एक बेहतरीन हाफबैक और वाइड रिसीवर के रूप में खेला। आर्कमेरे में उनका समय रचनात्मक था, क्योंकि उन्होंने अनुशासन की एक मजबूत भावना और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता विकसित की। बाइडेन के बचपन के परिभाषित पहलुओं में से एक गंभीर हकलाने की समस्या से उनका संघर्ष था। इस स्थिति के कारण उन्हें चिढ़ाया और धमकाया जाता था, और इससे उनके आत्मसम्मान पर असर पड़ा। हालांकि जो इस चुनौती से पार पाने के लिए दृढ़ थे, उन्होंने शीशे के सामने बोलने का अभ्यास किया और अपनी धारा प्रवाहता में सुधार करने के लिए कविताएं पढ़ी। उनकी दृढ़ता ने भुगतान किया, और जब तक वे हाई स्कूल से स्नातक हुए, तब तक उन्होंने अपने हकलाने पर काफी हद तक विजय प्राप्त कर ली थी। भाषण बाधा के साथ इस लड़ाई ने जो बिडेन के चरित्र को गहन तरीकों से आकार दिया। इसने उन्हें सहानुभूति और संघर्ष कर रहे अन्य लोगों के लिए खड़े होने का महत्व सिखाया। हकलाने के साथ उनके अनुभव ने उन्हें एक अधिक प्रभावी संचारक भी बनाया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट और दृढ़ विश्वास के साथ बोलना सीखा। 1961 में आर्कमेरे से स्नातक होने के बाद बिडेन ने नेवार्क में डेलावेयर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जो उनके भविष्य के राजनीतिक प्रयासों की नींव रखने वाले क्षेत्र थे। अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल को निखारना जारी रखा। अपने कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्षों में कक्षा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। डेलावेयर विश्वविद्यालय में रहते हुए बिडेन की मुलाकात सिरैक्यूज विश्वविद्यालय की छात्रा नीलिया हंटर से हुई। दोनों में प्यार हो गया और 1966 में उन्होंने शादी कर ली। नीलिया का जो पर गहरा प्रभाव था, उसने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहित किया और उनके करियर के शुरुआती चरणों में उनका समर्थन किया। 1965 में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद बिडेन ने सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ में दाखिला लिया। उन्होंने शैक्षणिक रूप से संघर्ष किया, लेकिन 1968 में स्नातक करने में सफल रहे। उनके शुरुआती कानूनी करियर की शुरुआत मामूली रही। उन्होंने एक पब्लिक डिफेंडर के रूप में काम किया और बाद में विल्मिंगटन, डेलावेयर में एक लॉ फर्म में शामिल हो गए। एक युवा वकील और पब्लिक डिफेंडर के रूप में बिडेन के अनुभवों ने उन्हें कानूनी प्रणाली की पेचीदगियों और उनके समुदाय को प्रभावित करने वाले सामाजिक मुद्दों से अवगत कराया। इन अनुभवों ने सार्वजनिक सेवा के लिए उनके जुनून और बदलाव लाने की उनकी इच्छा को बढ़ावा दिया। जो बिडेन का राजनीतिक करियर 1970 में शुरू हुआ जब वे न्यू कैसल काउंटी काउंसिल के लिए चुने गए। काउंसिल में उनका कार्यकाल संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली था, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर काम किया और अपने मतदाताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए काम किया। 1972 में 29 साल की उम्र में बिडेन ने अमेरिकी सीनेट के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनके अभियान को एक लंबी शॉट माना जाता था, क्योंकि उनका मुकाबला सीनेटर जे. कैलेब बोग्स नामक एक सुस्थापित पदधारी से था। हालांकि बिडेन के अथक अभियान और बदलाव और नवीनीकरण के उनके संदेश ने मतदाताओं को प्रभावित किया। तमाम बाधाओं के बावजूद
उन्होंने चुनाव जीता और अमेरिकी सीनेट के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के व्यक्तियों में से एक बन गए। सीनेट में उनकी जीत के कुछ ही हफ्तों बाद त्रासदी हुई। बिडेन की पत्नी नीलिया और उनकी 1 वर्षीय बेटी नाओमी क्रिसमस की खरीदारी करते समय एक कार दुर्घटना में मारे गए। उनके 2 बेटे ब्यू और हंटर गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन बच गए। हार से आहत बिडेन ने पदभार ग्रहण करने से पहले सीनेट से इस्तीफा देने पर विचार किया। हालांकि उन्हें पद पर बने रहने के लिए राजी किया गया और अपने बेटों के अस्पताल के बिस्तर पर शपथ दिलाई गई। इस व्यक्तिगत त्रासदी ने बिडेन को गहराई से प्रभावित किया और सेवा करने के उनके संकल्प को मजबूत किया। वह अपने बेटों के साथ रहने के लिए प्रतिदिन डेलावेयर से वाशिंगटन, डीसी तक ट्रेन से आते जाते थे, जिससे उन्हें एमट्रैक जो उपनाम मिला। परिवार और सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके राजनीतिक जीवन का केंद्रीय विषय बन गई। जो बिडेन का प्रारंभिक जीवन और बचपन चुनौतियों और जीत दोनों से भरा था। स्क्रैंटन में उनकी साधारण शुरुआत से लेकर बोलने में बाधा और व्यक्तिगत त्रासदी के साथ उनके संघर्ष तक, इन अनुभवों ने उनके चरित्र को आकार दिया और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की उनकी इच्छा को बढ़ावा दिया। कामकाजी वर्ग की पृष्ठभूमि से लेकर अमेरिकी राजनीति के उच्चतम स्तरों तक बिडेन की यात्रा उनके लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जो बिडेन का राजनीतिक जीवन सार्वजनिक सेवा में उनके लंबे कार्यकाल, व्यक्तिगत और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में उनके लचीलेपन और द्विदलीय सहयोग और प्रगतिशील मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की विशेषता है। उनका करियर कई दशकों तक फैला हुआ है, जिसके दौरान उन्होंने अमेरिकी सीनेटर, उपराष्ट्रपति और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति सहित विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया है। जो बिडेन का राजनीतिक करियर तब शुरू हुआ जब वे 1972 में डेलावेयर का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिकी सीनेट के लिए चुने गए। महज 29 साल की उम्र में वे सीनेट के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के व्यक्तियों में से एक थे। उनके शुरुआती सीनेट करियर को उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और आपराधिक न्याय सुधार जैसे मुद्दों पर उनके काम ने चिह्नित किया। बिडेन ने कई प्रभावशाली सीनेट समितियों में काम किया, जिसमें विदेश संबंध समिति भी शामिल है, जहां वे अंततः अध्यक्ष बने। इस भूमिका में उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति को आकार देने, हथियार नियंत्रण, नाटो विस्तार और बाल्कन में हस्तक्षेप की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेश नीति में उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें दोनों पक्षों से सम्मान और मान्यता दिलाई। सीनेट न्यायपालिका समिति के सदस्य और बाद में अध्यक्ष के रूप में बिडेन ने प्रमुख कानून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 1994 के हिंसक अपराध नियंत्रण और कानून प्रवर्तन अधिनियम के प्रमुख वास्तुकार थे, जिसमें सामुदायिक पुलिसिंग और महिलाओं के खिलाफ हिंसा अधिनियम वावा के प्रावधान शामिल थे। जबकि अपराध विधेयक विवादास्पद रहा है, विशेष रूप से सामूहिक कारावास में इसकी भूमिका के लिए वावा की घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा और संसाधन प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा की गई है। 2008 में बराक ओबामा ने राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडेन को अपना साथी चुना। ओबामा बाइडेन टिकट ने चुनाव जीता और 20 जनवरी 2009 को बिडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति के रूप में बिडेन ने प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से विदेश नीति, आर्थिक सुधार और विधायी मामलों के क्षेत्रों में। बिडेन राष्ट्रपति ओबामा के एक प्रमुख सलाहकार थे और अक्सर कांग्रेस के संपर्क के रूप में कार्य करते थे, जटिल विधायी वार्ताओं को नेविगेट करने के लिए अपने व्यापक सीनेट अनुभव का लाभ उठाते थे। उन्होंने 2009 के अमेरिकी रिकवरी और पुनर्निवेश अधिनियम के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक प्रोत्साहन उपायों के माध्यम से महान मंदी को संबोधित करना था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिडेन ने गठबंधनों को मजबूत करने, विशेष रूप से यूरोप में, और परमाणु प्रसार जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर काम किया। वह इराक से अमेरिकी सैन्य वापसी के मुखर समर्थक थे और उन्होंने अफगानिस्तान और ईसिस के खिलाफ लड़ाई के प्रति प्रशासन की नीतियों को आकार देने में भूमिका निभाई। 2017 में पद छोड़ने के बाद बिडेन सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे, कैंसर अनुसंधान और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। 2019 में उन्होंने 2020 के डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की, खुद को एक ऐसे एकीकृत व्यक्ति के रूप में स्थापित किया जो एक गहरे ध्रुवीकृत राष्ट्र में राजनीतिक विभाजन को पाटने में सक्षम है। बाइडेन के अभियान ने अमेरिका की आत्मा को बहाल करने, मध्यम वर्ग के पुनर्निर्माण और प्रणालीगत नस्लवाद और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के विषयों पर जोर दिया। उन्होंने सीनेटर कमला हैरिस को अपने साथी के रूप में चुना, जिसे वह एक प्रमुख पार्टी द्वारा राष्ट्रीय कार्यालय के लिए नामित होने वाली अश्वेत और दक्षिण एशियाई मूल की पहली महिला बन गईं। 2020 के चुनाव में अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें कोविड-19 महामारी और चुनाव सुरक्षा के बारे में व्यापक चिंताएं शामिल थीं। इन बाधाओं के बावजूद बिडेन ने चुनाव जीता, 81 मिलियन से अधिक वोट प्राप्त किए, जो अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक है। 20 जनवरी 2021 को उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति के रूप में
जो बिडेन ने चल रही कोविड-19 महामारी, आर्थिक सुधार और राजनीतिक ध्रुवीकरण सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया है। उनके प्रशासन ने व्यापक टीकाकरण अभियान और 2021 के अमेरिकी बचाव योजना अधिनियम सहित आर्थिक राहत उपायों के माध्यम से महामारी से निपटने के लिए तेजी से कदम उठाए, जिसने अमेरिकियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों के लिए धन मुहैया कराया। बाइडेन ने बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने बुनियादी ढांचे में निवेश और नौकरियों के अधिनियम का प्रस्ताव रखा और उस पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना और रोजगार सृजित करना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों का पीछा किया है, पेरिस समझौते में फिर से शामिल हुए और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बिडेन ने पिछले प्रशासन के तहत तनावपूर्ण गठबंधनों को बहाल करने, नाटो के प्रति प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करने और जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर वैश्विक भागीदारों के साथ जुड़ने का काम किया है। उनके प्रशासन ने चुनौतियों का भी सामना किया है, जैसे कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और चीन और रूस के साथ चल रहे तनाव। बाइडेन के राष्ट्रपति पद को सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के प्रयासों द्वारा चिह्नित किया गया है, जिसमें पुलिस सुधार की वकालत करना, मतदान के अधिकारों की रक्षा करना और आव्रजन मुद्दों को संबोधित करना शामिल है। उनके प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने, आर्थिक समानता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है कि अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बना रहे। जो बिडेन का राजनीतिक जीवन सार्वजनिक सेवा के प्रति उनके समर्पण और जटिल राजनीतिक परिदृश्यों को नेविगेट करने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। सीनेट में अपने शुरुआती दिनों से लेकर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के अपने कार्यकाल तक, बिडेन ने अमेरिकी लोगों की जरूरतों को पूरा करने और अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। व्यक्तिगत और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में उनकी दृढ़ता और एकता और द्विदलीयता पर उनका ध्यान नेतृत्व और शासन के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार देना जारी रखता है। राष्ट्रपति पद के लिए अपने कार्यकाल के दौरान अपनी उपस्थिति और भाषणों के दौरान अपनी कई गलतियों और चूक के कारण राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपनी पहली महिला कमला हैरिस को रास्ता दिया, जो 2024 के अंत में चुनावों के दौरान डेमोक्रेट का प्रतिनिधित्व करेंगी, और इस तरह संभवतः राजनीतिक जानवर जो बिडेन के अंत पर हस्ताक्षर करेंगे।